नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन हिंदी क्लास में मैं सरोज बाला, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा जो विषय है वो है सेकंड यूनिट में से, जिसमें आधुनिक काल का गद्य साहित्य हम पढ़ रहे हैं। जिसमें गद्य साहित्य में हम साहित्य की जो महत्वपूर्ण विधा है, उपन्यास विधा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदी जो उपन्यास साहित्य है उसका उद्भव कब हुआ था और उसकी जो विकास यात्रा है उसके कौन कौन से चरण हैं और उन चरणों का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उपन्यास साहित्य की शुरुआत कब से हुई थी। तो हिंदी में उपन्यास साहित्य की शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन पहले उपन्यास, मौलिक उपन्यास नहीं लिखे जा रहे थे। वो उपन्यास या तो अनुकरण पर आधारित थे या अनुवाद पर आधारित थे। अनुवाद यानी किसी अन्य भाषा में लिखे गए उपन्यास को हिंदी में अनुदित किया जा रहा था। जैसे अंग्रेजी में लिखे गए थे, बांग्ला भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में उपन्यास हिंदी से पहले लिखे जाने लगे थे। तो उन भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों को या तो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा था या उनका अनुकरण करके यानी उनकी नकल करके, वहाँ से आधार सामग्री ग्रहण करके, कथानक ग्रहण करके उनको हिंदी में लिखा जा रहा था। पहले हिंदी में मौलिक उपन्यास नहीं लिखे गए थे। तो जो ये प्रारंभिक प्रयास थे उनमें हम पढ़ते हैं, एक लेखक है हिंदी में इंसाल्लाह खां है, उनकी कहानी या उपन्यास कह सकते हैं, रानी केतकी की कहानी, उनकी जो रचना है। इसके अलावा है गोरा बादल की कथा, जो कि जिसके लेखक है जटमल, और एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी रचना का नाम है राजा भोज का सपना। ये हिंदी के आरंभिक उपन्यास कहे जाते हैं, लेकिन इनको हम पूर्ण उपन्यास नहीं कह सकते। ये उपन्यास लिखने की महज एक शुरुआत थे, ये लिखने की कोशिश थे, लेकिन इनमें उपन्यासों की सभी नियमों को, शर्तों को नहीं माना गया है। उन शर्तों नियमों को लेके ये रचनाएं नहीं लिखी गई है। इनको सिर्फ हम प्रारंभिक प्रयास कह सकते हैं, पूर्ण उपन्यास का दर्जा इनको नहीं दे सकते। फिर ये प्रश्न उठता है कि हिंदी में जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कब लिखा गया, किसने लिखा और उसका नाम क्या था। तो हिंदी भाषा में लिखा गया जो प्रथम मौलिक उपन्यास था, मौलिक का मतलब है स्वरचित, जो न तो किसी की नकल करके लिखा गया हो और न ही कहीं से अनुवाद करके लिखा गया हो। लेखक ने स्वयं की अनुभूति से या स्वयं के उसकी अभिव्यक्ति से साहित्य जो उपन्यास लिखा हो। तो हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास और ये लिखा गया है सन 1882 में। यानी 1882 में उपन्यास साहित्य लिखने की शुरुआत हुई थी हिंदी भाषा में और प्रथम मौलिक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम है परीक्षा गुरु। इस परीक्षा गुरु के अलावा भी उस समय और कई उपन्यास लिखे गए थे। जैसे भाग्यवती लिखा गया था श्रद्धाराम फिलोरी के द्वारा, नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, निसहाय हिंदू लिखा गया था राधाकृष्ण दास के द्वारा। और भी ऐसे बहुत से साहित्यकार थे जिन्होंने इस समय में उपन्यास लिखे थे। तो ये शुरुआत हो जाने के बाद उपन्यासों की जो विकास यात्रा थी वो बहुत लंबी चौड़ी और विस्तृत होती चली गई। तो उस विकास यात्रा को हम अध्ययन करने के लिए उसको हम 4 चरणों में आगे विभक्त करेंगे कि हिंदी उपन्यास साहित्य की इस विकास यात्रा को 4 चरण बनाएंगे। इसके पहला चरण होगा प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, दूसरा चरण होगा प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य, तीसरा चरण है प्रेमचंदोत्तर युगीन यानी प्रेमचंद के बाद का उपन्यास साहित्य, और चौथा होगा आधुनिक उपन्यास साहित्य। इन 4 चरणों में हम उपन्यास साहित्य की विकास यात्रा को अलग अलग चरणों में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला चरण आता है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, इसकी जो समय सीमा है वो होगी, यानी 1882 में पहला उपन्यास लिखा गया था, तो 1882 से लेकर, या ये कहें कि लगभग 1880 से लेकर लगभग 1918 तक, यानी 1880 से लेकर लगभग 1918 तक प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य माना जाता है। इस युग का उपन्यास जो था वो सामान्य जनमानस से जुड़ा हुआ नहीं था।
ये उपन्यास सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखे जा रहे थे, इसलिए इन उपन्यासों का विषय या तो जासूसी कहानियाँ थी, या अय्यासी की कहानियाँ थी, या जादू की कहानियाँ थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ उपदेशात्मक यानी उपदेश देने वाले ही उपन्यास उसमें लिखे जा रहे थे। तो इसमें हम उदाहरण के रूप में उदाहरण दे सकते हैं परीक्षा गुरु का लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, भाग्यवती श्रद्धाराम फिलोरी के द्वारा लिखा गया, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया, और 2 उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ये 2 उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के द्वारा लिखे गए थे, जिनका विषय या तो जासूसी कहानियाँ थे, या तिलस्मी कहानियाँ थे, या अय्याशी की घटनाएं थी, या सिर्फ मनोरंजन के लिए हास्य व्यंग्य पर लिखे जा रहे थे, या कोरा आदर्श उसमें था, या कोरे उपदेश की बातें उसमें लिखी गई थी। यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो उपन्यास था, इसकी अभिव्यक्ति थी वो जन सामान्य से जुड़ी हुई नहीं थी, और इस उपन्यास को लिखने का सिर्फ एक उद्देश्य था, वो था लोगों का मनोरंजन करना। तो ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य कोई खास उपलब्धि इसकी नहीं थी, क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था, सामान्य जनमानस को इसमें स्थान नहीं दिया गया था। उसके बाद प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य आता है, यानी उपन्यास साहित्य की विकास यात्रा का दूसरा चरण आता है। ये वो चरण था, ये वो समय था जब उपन्यास साहित्य में बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने उपन्यास साहित्य में एक क्रांति ला दी थी और उपन्यास में पहली बार सामान्य जनमानस को स्थान दिया था। सामान्य जनमानस में जो पीड़ित नारी थी, पीड़ित मजदूर वर्ग था, शोषित किसान वर्ग था, उन लोगों को साहित्य का विषय बनाया था, उन लोगों पर उपन्यास लिखे थे जो आज तक साहित्य से अछूते थे, साहित्य में जिनका कहीं जिक्र नहीं होता था, उन लोगों पर उन्होंने उपन्यास लिखे, और वो उपन्यास बड़े ही विश्व प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो इसमें प्रेमचंद जी के सबसे पहले उदाहरण देंगे प्रेमचंद जी के उपन्यासों का, जिसमें है उपन्यास सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, रंगभूमि है, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास है, ये इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी ने, ये तो इनके हिंदी में लिखे गए उपन्यास है, लेकिन उससे पहले उन्होंने उर्दू में भी उपन्यास कुछ लिखे थे, जिनका बाद में इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों की जो विषय वस्तु थी वो थे, साधारण जनता को पहली बार स्थान दिया था, विशेषकर भारतीय किसान के जीवन की समस्याओं को इन्होंने बड़े ही व्यापकता के साथ और बड़े ही कलात्मक ढंग से उनको साहित्य का विषय बनाया था। तो इनके उपन्यास राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर आधारित थे, और इसमें समाज की समस्याओं का यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। यथार्थ यानी हूबहू स्थिति का अंकन इन उपन्यासों में किया गया है। तो प्रेमचंद के अलावा इस युग के और अन्य उपन्यासकार हैं, जिनमें नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का हमने फर्स्ट यूनिट में जब इनकी कहानी पुरस्कार पढ़ी थी, तब हमने इनका साहित्यिक परिचय किया था। तो उसमें भी हमने इनके 3 उपन्यासों के नाम पढ़े थे, जिनमें है कंकाल, तितली और इरावती। ये तीनों ही उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं, और जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद के अलावा है जैनेन्द्र कुमार, जिन्होंने लिखे हैं उपन्यास परख, सुनीता और त्यागपत्र। ये 3 उपन्यास लिखे हैं जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। तो ये प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं, जिन्होंने अपने उपन्यास साहित्य के द्वारा प्रेमचंद युग के उपन्यासों को आगे बढ़ाया था और उनको विकास यात्रा से जोड़े रखा था। उसके बाद उपन्यासों की विकास यात्रा का तीसरा चरण आता है प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य। प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के उत्तर, यानी प्रेमचंद के बाद में जो लिखे गए थे, यानी प्रेमचंद युग की जो समय सीमा थी वो थी लगभग 1918 से लेकर 1936 तक। 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो जाता है, और उसके बाद शुरू होता है प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए थे। तो प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए थे वो उपन्यास अलग अलग विषय पे लिखे गए थे।
इससे पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उन एक ही उपन्यास में अलग अलग विषय देखे जा सकते थे, लेकिन इस युग में यानी प्रेमचंद युग के बाद जो उपन्यास लिखे गए थे वो किसी एक विषय पर एक ही उपन्यास, यानी किसी एक उपन्यास को हम उठा के देखें तो वो किसी एक ही विशेषता को लिए हुए होगा। तो इसमें हम 5 श्रेणियां बनाते हैं प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य की, जिसमें सबसे पहली श्रेणी आती है सामाजिक उपन्यास की, यानी जिसमें समाज की मुख्य धारा का चित्रण किया गया है। समाज में रह रहे लोगों के रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, उनका जीवन यापन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, जिसमें इन सब का चित्रण किया जाता है, उन्हें सामाजिक उपन्यास कहा जाएगा। तो सामाजिक उपन्यासों में हम उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जिनमें लेखक का नाम आता है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने वैसे तो कई उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र। भगवती चरण वर्मा के अलावा है श्रीलाल शुक्ल का नाम आता है, जिन्होंने उपन्यास लिखा था राग दरबारी, जो कि एक सामाजिक उपन्यास है। इसके बाद आता है नाम धर्मवीर भारती का, जिन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ये सभी उपन्यास सामाजिक उपन्यास के उदाहरणों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक उपन्यास के बाद है समाजवादी उपन्यास। समाजवाद यानी कि जो आंदोलन विश्वव्यापी सत्र पर मार्क्सवाद के नाम से चला था, मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स ने शुरू किया था, और उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन शुरू किया था जिसमें मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाई थी। मजदूर वर्ग यानी जो शोषण का शिकार है उनके लिए आवाज़ उठाई थी, और जो उनका शोषण कर रहा है यानी जो पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ थी वो आवाज़, उसका विरोध किया जा रहा था। तो जो वैश्विक स्तर पर जो आंदोलन मार्क्सवाद के नाम से जाना गया, वहीं भारत में और वही आंदोलन हिंदी साहित्य में समाजवाद के नाम से जाना गया। समाजवाद जिसमें पूंजीपतियों और सामंतवादी शक्तियों का तो विरोध किया गया है, और जो शोषण का शिकार है, शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया गया है, उनका पक्ष लिया गया है, और उनको क्रांति के लिए या विद्रोह करने के लिए, या जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रेरित किया गया है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर लेखक का नाम आता है, जिनमें है यशपाल का नाम। यशपाल जिनके उपन्यास हैं मनुष्य के रूप, झूठा सच, देशद्रोही, ये समाजवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक अन्य लेखक है रंगे राघव। रंगे राघव का उपन्यास है घरौंदा, हुजूर और कब तक पुकारूं। ये वो उपन्यास है जो समाजवादी विचारधारा को लेकर लिखे गए हैं। समाजवादी उपन्यास के अलावा इस युग में, इस काल में एक अन्य दौर शुरू होता है, अन्य चरण शुरू होता है, जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, यानी मानव मन के विज्ञान पर लिखे गए उपन्यास। मानव मन की जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, मानव मन किस प्रकार से प्रभावित होता है बाहर की परिस्थितियों को देखकर, हमारे अंतर्मन पर बाहर की परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब का जिन उपन्यासों में चित्रण किया गया है, उन उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा गया। जिसमें सबसे पहले नाम आता है लेखक का, मनोवैज्ञानिक लेखक के रूप में, वो है इलाचंद्र जोशी का नाम। इलाचंद्र जोशी ने वैसे तो कई उपन्यास लिखे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इनके उपन्यास हैं वो 2 हैं, सन्यासी और जहाज का पंछी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक उपन्यास जिन्होंने लिखे हैं, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उनका नाम है अज्ञे। पूरा नाम है सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी के 3 उपन्यास हैं, और तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इस मनोवैज्ञानिक उपन्यास के बाद अगला चरण आता है प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास यानी इतिहास की घटनाओं को आधार बनाकर उसमें कल्पना का समावेश करके उपन्यासकार जो उपन्यास लिखते हैं, यानी उनमें इतिहास भी है और साथ में कल्पना भी है, काल्पनिक घटनाएं भी है, काल्पनिक पात्र भी है, तो उनको लेके जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनको ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाएगा। और उसमें सबसे जो सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने कई सारे उपन्यास लिखे हैं जो इतिहास पर आधारित हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी। ये 2 उपन्यास हैं जो इनके ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनके अलावा है चतुरसेन शास्त्री का नाम आता है, जिन्होंने
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जिनमें है अमर सिंह आलमगीर। इनके अलावा भी कई और उपन्यास लिखे गए हैं। यशपाल के द्वारा भी लिखा गया है। अमिता उपन्यास है जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। रांगे राघव के द्वारा भी लिखे गए हैं। शिव प्रसाद रुद्र के द्वारा भी उपन्यास लिखे गए हैं। तो इस प्रकार कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने इतिहास की घटनाओं को आधार बनाकर और कल्पना का समावेश करके ऐसे उपन्यासों की रचना की है। इसके अलावा प्रेमचंदोत्तर युगीन का अगला और अंतिम 5वां चरण आता है जो है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास यानी किसी अंचल विशेष को लेकर, उस अंचल विशेष का रहन सहन, उनके खान पान, उनकी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, उनके खान पान, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण को लेकर जो साहित्य या जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनको आंचलिक उपन्यास कहेंगे। और आंचलिक उपन्यास लिखने का जो सबसे पहले शुरुआत की थी यानी श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। यानी आंचलिक उपन्यास के जनक है फणीश्वर नाथ रेणु। और इन्होंने उपन्यास लिखे हैं मेला आंचल जो कि प्रथम मौलिक आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल के अलावा है प्रति परिकथा। इसके अलावा उदय शंकर भट्ट के 2 उपन्यास है जो कि आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ही आते हैं और उनके नाम है लोक प्रलोक, सागर और लहरें। ये आंचलिक उपन्यासों के उदाहरण थे। तो इस प्रकार से हमने प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए थे यानी 1936 के बाद और लगभग 1960 के बीच, 1936 से लेकर 1960 के बीच ये उपन्यास लिखे गए थे जिनको प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य में हम रखेंगे। और इसमें 5 चरण बनाए गए हैं जिनमें से पहला है सामाजिक उपन्यास, दूसरा है समाजवादी उपन्यास, तीसरा है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, चौथा है ऐतिहासिक उपन्यास और 5वां है आंचलिक उपन्यास। इन 5 श्रेणियों में हमने अलग अलग उदाहरण देते हुए अलग अलग उपन्यासकारों के नाम और उनके उपन्यासों के नाम यहाँ हमने जाने हैं जो अपनी अलग विशेषता लिए हुए हैं। उसके बाद उपन्यास साहित्य की विकास यात्रा का अंतिम चरण आता है आधुनिक उपन्यास साहित्य। आधुनिक उपन्यास साहित्य यानी ये दौर शुरू होता है लगभग 1960 के आसपास और अब तक जो लिखे जा रहे हैं उपन्यास वो आधुनिक उपन्यास साहित्य में आएंगे। तो इसमें 1960 यानी जब भारत आज़ाद हो चुका था और भारत की आज़ादी के बाद जैसी भारत की स्थिति थी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसी का अंकन इन उपन्यासों में किया गया है। तो उस समय देश के सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं भी थी जैसे भ्रष्टाचार की समस्या थी, चरित्रहीनता की थी और भी बहुत सारी विकृतियां हैं जो राजनीतिक तौर पे भी थी, सामाजिक तौर पे भी थी, आर्थिक तौर पे भी थी, धार्मिक तौर पे भी थी। वो विकृतियां समाज को किस प्रकार से अंदर से खोखला कर रही थी और हमें विकास पथ पर जाने से रोक रही थी, उन सभी विकृतियों को ध्यान में रखते हुए उपन्यासों की रचना की गई थी जिनमें सामाजिक भी उपन्यास आते हैं, पारिवारिक भी आते हैं, मनोवैज्ञानिक भी आते हैं। तो इन उपन्यासों की रचना करके उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया था, उस समय की परिस्थिति का अंकन किया गया था। तो इसमें उदाहरण आते हैं, वैसे तो बहुत सारे अब तक उपन्यास लिखे जा रहे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, मनु भंडारी जो कि एक महिला लेखिका है उनके द्वारा लिखे गए महाभोज और आपका बंटी, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया अंधेरे बंद कमरे, कृष्णा सोबती का लिखा गया सूरजमुखी अंधेरे का, राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया सारा आकाश, ममता कालिया के द्वारा लिखा गया बेघर। इस प्रकार से और भी ऐसे अनगिनत उदाहरण है जो कि हम आधुनिक उपन्यास साहित्य के अंतर्गत उनका उदाहरण दे सकते हैं। इन सभी उपन्यासों में उस समय यानी समसामयिक वर्तमान समस्याओं का वर्णन किया गया था और वो वर्तमान समस्याओं का यथार्थ वर्णन किया गया था और साथ ही उन समस्याओं का अंत में समाधान में बताकर उनका निराकार या उनका आदर्श रूप भी प्रस्तुत किया गया था, जिनमें ग्रामीण सभ्यता का भी, नगरीय सभ्यता का भी, मजदूर वर्ग का भी, किसान वर्ग का भी, महिला सशक्तिकरण का भी, नारी विमर्श पे भी, छात्रों की समस्याओं को लेके, मजदूरों की समस्याओं को लेकर ऐसे अनगिनत और असंख्य ऐसे उदाहरण हम उपन्यास साहित्य के अंतर्गत देख सकते हैं जो उस समय की समस्याओं को लिए हुए हैं और उनका समाधान भी उसके अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। इन सब के अलावा ये हमने 4 वर्ग पढ़े हैं, 4 विकास यात्रा के चरण पढ़े हैं जिनमें है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य, प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य और आधुनिक उपन्यास साहित्य। इसके अलावा एक और वर्ग भी हम बना सकते हैं महिला लेखिकाओं द्वारा लिखा गया उपन्यास साहित्य। महिला लेखिकाएं यानी शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं का उपन्यास साहित्य में क्या योगदान है ये भी हम बता सकते हैं। तो जैसे
पीछे हमने जो उदाहरण देखे हैं उपन्यासों के, उनमें कई उपन्यास ऐसे हैं जो महिलाओं के जीवन को आधार बनाकर, यानी महिला सशक्तिकरण पर, नारी विमर्श पर उपन्यास लिखे गए हैं। लेकिन वो कई उपन्यास पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। तो वैसे तो वो सफल उपन्यास हैं, अच्छे उसमें नारी का चित्रण किया गया है, नारी की समस्याओं को अच्छे से उठाया गया है, लेकिन वो चित्रण जो खुद हम भोग रहे हैं वो अगर हम लिखें तो वो ज़्यादा सजीव और ज़्यादा जीवंत लगेगा। तो नारी ने जो खुद भोगा है, जो खुद देखा है, जो खुद महसूस किया है, उसको अगर वो साहित्य में स्थान दे तो उसकी एक अलग ही छटा बनेगी, अलग ही उसमें जीवंतता दिखाई देगी। तो महिला लेखिकाओं ने अपने जीवन में क्या कुछ भोगा था, क्या कुछ देखा था अपने आसपास, सशक्तिकरण के नाम पर क्या कुछ चल रहा है, नारी विमर्श के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, वो सारा महिला लेखिकाओं ने अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति अपने उपन्यासों में बयां की है। तो उसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें है उषा प्रियवंदा का दे सकते हैं, मनु भंडारी का है, मृदुला गर्ग का है, कुसुम अंसल का है, निरुपमा सेवती का है। ये वो महिला लेखिकाएं हैं जिन्होंने उपन्यासों के अंतर्गत नारी जीवन की स्वच्छंदता का भी, उसकी स्वतंत्रता का भी, उसकी समस्याओं का, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का वर्णन अपने उपन्यास साहित्य में किया है। तो इसमें हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कृष्णा सोबती के उदाहरण, कृष्णा सोबती के उपन्यास जिसमें है जिंदगी नामा है, यारों के यार है, सूरजमुखी अंधेरे का है। इसके अलावा है उषा प्रियवंदा के उदाहरण देख सकते हैं उपन्यासों के, जिसमें है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। इसके अलावा ममता कालिया का है बेघर। तो ये वो उपन्यास है जिन्होंने महिलाओं ने अपनी अभिव्यक्ति सुनिश्चित की है, अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करवाई है, और अपने अभिव्यक्ति के साथ साथ इन्होंने सामाजिक स्थिति और अपनी मानसिकता का भी उसमें सजीव चित्रण किया है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण और नारी विमर्श के नाम पर क्या कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है, उसका सजीव और जीवंत वर्णन अपने उपन्यासों में किया है। तो निष्कर्ष रूप में, यानी उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जो उपन्यास यात्रा परीक्षा गुरु यानी लाला श्रीनिवास दास ने शुरू की थी, और वो प्रेमचंद युग से होती हुई आधुनिक उपन्यास साहित्य और महिला लेखिकाओं के योगदान के रूप में हम देख सकते हैं कि निसंदेह ही उपन्यास साहित्य की जो विकास यात्रा है वो इसी तरह से सफलता के सोपान आगे चढ़ती रहेगी। और इन चरणों को और इन श्रेणियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उपन्यास साहित्य का जो भविष्य है वो उज्ज्वल और सुनहरा देखा जा सकता है। धन्यवाद।